दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान नाम कहाँ से आया, कहाँ पर राजस्थान है, क्या स्थिति है राजस्थान की, क्या विस्तार है राजस्थान का। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। अब देखो, ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया। ऋग्वेद में सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया। इसी के साथ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। एक दो शब्द तो ये हैं जो प्राचीन समय में हमें मिलते हैं। एक और शब्द ये है कि मोहनोड़ नैनसी, विख्यात व राज रूपक में भी राजस्थान शब्द मिलता है। अब सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने कब, सन 1800 में राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद टोड ने राजस्थान के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया था। पहला नाम तो था राजस्थान, दूसरा नाम था रजवाड़ा, तीसरा नाम था रायथान, टोड ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पहली बुक तो ये थी। एक बुक और थी इनकी, वो थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजपूत ऑफ स्टेट है, सॉरी, वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया। एक और स्रोत है, वो है बसंतगढ़ शिलालेख। ये मिला है सिरोही से। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिला है। इसका समय क्या है? इसका समय है विक्रम संवत 682 और ईस्वी की बात करें तो 625 ईस्वी में।
इसकी जो भाषा रही है वो रही है संस्कृत। इसकी अगर लिपि की बात की जाए तो वो है कुटिल। किस शासक के समय का है? ये चावड़ा वंश के वर्मलात समय का है। एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि यह सर्वप्रथम लिखित परिणाम के रूप में है जहाँ पे राजस्थान शब्द मिला है, और वो शब्द है यहाँ सर्वप्रथम लिखित प्रमाण के रूप में। जो शब्द मिला है ना इसमें, वो है राजस्थान द्वितीय। लिखित प्रमाण के रूप में राजस्थान द्वितीय शब्द मिलता है। राजस्थान द्वितीय शब्द हमें मिलता है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग सबसे पहले 25 मार्च 1984 को एकीकरण के दूसरे चरण के में अंदर हुआ, और विधिवत रूप से राजस्थान शब्द 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के छठे चरण में दिया गया। इस बात को भी लिख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग 25 मार्च 1984 को एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान हुआ। विधिवत रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के 6वें चरण में दिया गया। ये तो सोचिए राजस्थान के बारे में। अब राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व के सापेक्ष क्या स्थिति है, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष में क्या स्थिति है, उसको देखते हैं। अभी देखो राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की क्या स्थिति है, तो देखो ये है अपना ग्लोब। विश्व के सापेक्ष देखते हैं। विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो ये है अपना ग्लोब। हो गया। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है। ये जो है
ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा एक नाम और है इसका, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा ये है। अब विश्व के सापेक्ष में अगर हम देखते हैं तो हमारा राजस्थान है कहाँ पे? ये राजस्थान है, ये तो राजस्थान है जी हाँ। तो ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान है यहाँ। तो राजस्थान की स्थिति क्या हुई? राजस्थान की स्थिति हुई उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये है राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जब हम ग्लोब की बात करते हैं, विश्व के सापेक्ष अगर राजस्थान की स्थिति को देखते हैं तो हम देख लेते हैं। चलिए यही बता देता हूँ आपको इस बारे में, थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, है ना। ये तो अक्षांशीय स्थिति या अक्षांशीय दृष्टि से क्या हुआ? अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। देखो उत्तरी गोलार्ध में ना अक्षांश, ये अक्षांश रेखा है तो उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब देशांतरी दृष्टि से ये है देशांतर दृष्टि, ये है देशांतर रेखा। देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, तो लिख लीजिए पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए विश्व में या ग्लोब में, विश्व या ग्लोब पर क्या स्थिति रहेगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये है उत्तरी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध बीच में है, ये रहा यहाँ पे, तो ये आएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पे है। ये लीजिए। अब एशिया महाद्वीप के सापेक्ष देख लेते हैं। हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के सापेक्ष। एशिया महाद्वीप के सापेक्ष क्या स्थिति बनती है? तो एशिया महाद्वीप देखते हैं तो एशिया महाद्वीप बनता है यूं कुछ ऐसे। ये कुछ ऐसा अपना एशिया महाद्वीप बनता है ना। जी हाँ। अब ये तो है इसका उत्तरी भाग, ये है दक्षिण भाग, ये पूर्व एशिया और ये होगा पश्चिमी एशिया। तो देखते हैं, ये देखिए तो वहाँ पर, यहाँ पे हमारा राजस्थान है कहाँ पे? ये है राजस्थान, ये राजस्थान है। तो इसके सापेक्ष कौन सी दिशा हुई? ये हो गई
दक्षिण पश्चिम दिशा में हो गया ये। इसी के साथ यहाँ देख लेते हैं भारत के सापेक्ष में। भारत में राजस्थान की स्थिति सभी को पता है। भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा हो गया। समझ में आ गया। तो ये 3 स्थितियां थी। अब हम तीनों को एक साथ देखते हैं, तीनों स्थितियां कैसी रहेंगी। तीनों स्थितियां एक साथ, ये देखिए। ये तो है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। अब विश्व के पटल पर देखें तो वो यहाँ है, ये स्थिति है। अगर एशिया के पटल पर देखें तो दक्षिण पश्चिम में है। अगर भारत के पटल पर देखें तो वो उत्तर पश्चिम है। तो इस कोण को क्या बोलते हैं? ये है ईशान कोण। अगर ये उत्तर पूर्व न देकर ईशान कोण भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार इसको बोलते हैं वायव्य कोण, और उसी प्रकार इस कोण को बोला जाता है तृग्य कोण। ये है। अब सूर्य के सापेक्ष अगर राजस्थान की स्थिति को देखा जाए, अगर हम सूर्य के सापेक्ष देखते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है, तो सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी? तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है या फिर ग्लोब है, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसमें ये जो रेखा है ये है कर्क रेखा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भी इसको बोलते हैं। ये जो है ये है मकर रेखा। इसको हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं। अब देखो सूर्य की स्थिति। अब देखो सूर्य, ये है सूर्य, ये क्या है? सूर्य। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? यहाँ। तो यहाँ पे तापमान क्या होगा? यहाँ पे तापमान क्या होगा? उच्च होगा। और वर्षा क्या होगी? वो भी उच्च। अब यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा, वर्षा भी ज़्यादा, तो ये जो क्षेत्र होगा, ये जो पूरा ये जो क्षेत्र है, इस कंप्लीट क्षेत्र को हम बोलेंगे उष्ण
कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदा या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी यहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार यहाँ वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार अब एक विशेष बात और है इस बारे में, वो क्या है वो बताते हैं आपको। एक नोट लगा के हम बोल सकते हैं इस बात को। नोट कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी इसको कहा जा सकता है। तो ये जो रेखा है ना, ये डूंगरपुर के चीखली गांव के नज़दीक होते हुए बांसवाड़ा से कुशलगढ़ तहसील से निकलती है। समझ गए कि डूंगरपुर की चीखली गांव के नज़दीक होते हुए बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब सूर्य की स्थिति ही हमारे यहाँ दिन रात की स्थिति भी तय करती है कि दिन ज़्यादा बड़ा होगा या रात ज़्यादा बड़ी होगी। तो उसी चक्कर में हम एक साथ समझ लेते हैं इसको, है ना, या फिर अलग अलग समझें। चलो एक साथ भी बता देंगे और अलग अलग भी बता देंगे, है ना। देखो ये है अपना ग्लोब या पृथ्वी, ये होगी इसमें कर्क रेखा, ये हो गई यहाँ पर मकर रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा, ये होगी। अब देखो अगर सूर्य है यहाँ कर्क रेखा पर, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर गिरती हैं। एक स्थिति ऐसी होती है कि सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती है। समझ गए। तो जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं तो वो समय होता है 21 जून का, और वो कहलाता है कर्क संक्रांति। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वो दिन होता है 22 दिसंबर, और उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। अब कोने जगमते पतंग उड़ाओ, आ दूसरी है मकर संक्रांति। समझ में आया? जी हाँ, 22 दिसंबर। अब जब कर्क संक्रांति है उसमें हो तो वो उस दिन क्या होगा राजस्थान में, इसका इफेक्ट राजस्थान में क्या होगा? इसका इफेक्ट राजस्थान में ये होगा कि सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात होगी। एक इफेक्ट तो इसका ये है। एक थोड़ा लॉजिकल बात है, मैंने अभी भी बताया आपको कि बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से कर्क रेखा निकलती है, यानी कि
यहाँ मान लीजिए राजस्थान की 26 किलोमीटर है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से निकल रही है, ये बांसवाड़ा है। अब देखो बांसवाड़ा में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो उसको उसकी परछाई दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही हैं। तो हम लिख सकते हैं यदि कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है, कब की बात है? ये 21 जून की बात है। बांसवाड़ा में खड़ा है तो उसे उसकी परछाई नहीं दिखाई देगी, ऐसा है। और मकर संक्रांति पे क्या होगा राजस्थान में? वो उल्टा हो जाएगा कि रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा, ऐसा रहेगा। आगे समझ में? एक बार फिर से समझाऊं। देखो इसमें ऐसा है कि जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो वो समय होगा 21 जून का, और उसे कहते हैं कर्क संक्रांति। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी, कब पड़ेंगी? 22 दिसंबर को, तो उसे कहते हैं मकर संक्रांति। अब जो कर्क संक्रांति है, कर्क संक्रांति में राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, क्योंकि वो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। तो बस में 26 किलोमीटर की दूरी है। तो मान लो यहाँ बांसवाड़ा है, ये है बांसवाड़ा, तो यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई भी खड़ा है ना, तो उस बंदे को उसकी परछाई दिखाई नहीं देगी 21 जून को। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी उसके ऊपर गिर रही हैं, तो उसको परछाई दिखाई नहीं देगी। और यहाँ मकर संक्रांति पर राजस्थान में सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन, क्योंकि देखो सर्दी का टाइम है दिसंबर, तो सर्दी के टाइम में वैसे ही दिन छोटे होते हैं, तो लेकिन सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को। चलो अब ये भी देखते हैं कि जब सूर्य यहाँ होता है तब क्या होता है, वो मध्य रेखा पर। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यह 5 नंबर, 6 नंबर। अब देखो ये है ग्लोब, ये है भूमध्य रेखा, और ये है हमारा सूर्य। ये क्या है? सूर्य। अब देखो सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? भूमध्य रेखा पर। ऐसा कब होगा? ऐसा 2 बार होगा साल में। एक समय आएगा 21 मार्च को, और एक बार समय आएगा 23 सितंबर को। और जब भी ऐसा होगा तो दोनों ही स्थितियों में दिन और रात की अवधि समान होगी। अब जो ये 21 मार्च होता है ना, इस वक्त को तो बोलते हैं बसंत विषुव। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और 23 सितंबर को बोलते हैं शरद विषुव। और इसमें दोनों ही स्थितियों में देख सकते हैं यहाँ, इन दोनों स्थितियों में दिन व रात की अवधि समान रहेगी। ऐसा समझ। अब चलो तीनों को एक साथ देख लें। देखो तीनों को एक साथ देख लेते हैं, उसके लिए बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ग्लोब है,
ठीक है। ये अपनी एक कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। हो गया। तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। अब देखो सूर्य की स्थिति भी तो 3 बार होगी ना। एक स्थिति तो है ये सूर्य की कि उसकी सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिर रही हैं। एक स्थिति है ये कि सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिर रही हैं। एक स्थिति है ये कि सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर गिर रही हैं। तो जब कर्क रेखा पर गिरेंगी तो वो दिन होगा 21 जून का। 21 जून का, जिसे हम बोलेंगे कर्क संक्रांति। अब 21 जून जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वो 2 स्थितियां होंगी। एक तो होगी 21 मार्च की, एक होगी 23 सितंबर की। ये 2 स्थितियां हैं। और जब मकर रेखा पर गिरेंगी तो वो स्थिति होगी 22 दिसंबर, हाँ 22 दिसंबर ये होगा, 22 दिसंबर की, जिसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति। अभी मैं समझाता हूँ आपको, पहले बताया देखो है ना। ये देखो, अब देखो सूर्य याद करने का बढ़िया तरीका ये है कि सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर था। उसके बाद ये उत्तरायण होने लगा, तो ये उत्तरायण होता 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 21 जून को यहाँ पहुँच जाएगा कर्क रेखा पर। 21 जून को कर्क रेखा पर पहुँच गया। अब 21 जून के बाद ये दक्षिणायन होने लगेगा, फिर ये 23 सितंबर को वापस यहाँ पहुँचेगा भूमध्य रेखा पर। 23 सितंबर के बाद से फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आ जाएगा। तो होंगी क्या बात यह है, सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान में कहाँ पड़ेगी? गंगानगर में। कहाँ पड़ेंगी? गंगानगर में। सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान में। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ेंगी? गंगानगर। गंगानगर। और सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा में। आ गया समझ? बांसवाड़ा में पड़ेंगी। ये हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सामान्य विस्तार के बारे में कि इसके अक्षांश कहाँ है, राजस्थान का उत्तरी छोर कहाँ है, राजस्थान का दक्षिणी छोर कहाँ है, राजस्थान का पूर्वी छोर क्या है, पश्चिमी छोर क्या है। तो ये है राजस्थान का सामान्य विस्तार। सामान्य विस्तार, इस बारे में बात करते हैं। तो देखो ये है राजस्थान। ऐसे तो राजस्थान है 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, है ना। ये देख लो, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। देखो सबसे राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग,
राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग वो है कोणा गांव, जैसलमेर जिले में, सॉरी गंगानगर जिले में, तो ये याद रहेगा कटरा वाला, गंगानगर जिले में, है ना। वैसे ही जैसे उत्तरी कोणा है उसे वैसे ही दक्षिणी कोणा भी है। दक्षिणी कोणा उसको बोलते हैं बोरकुंड। कहाँ बोरकुंड है, कहीं बोरकुंडा है, दोनों ही ध्यान रखना। यह है कुशलगढ़ तहसील में, कुशलगढ़ तहसील। कहाँ है ये? बांसवाड़ा में। देख लो, वैसे बोरकुंडा वैसे बांसवाड़ा, वैसे बोरकुंडा वैसे बांसवाड़ा। ठीक इसी प्रकार जो पूर्वी छोर है, इसका पूर्वी छोर है सिलाना गांव। कहीं सिलाना है, कहीं सिलाना है, एक ही बात है ना, सिलाना गांव। तहसील है राजखेड़ा, राजखेड़ा तहसील है, और जिला है धौलपुर। इसका ध्यान रखना। अब रह गया पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी छोर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी छोर है कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर जिला है। तहसील है इसकी सम, ठीक है। ये तो हो गई उत्तरी छोर, इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात हो गई। अब इनके अक्षांश की बात करते हैं। तो राजस्थान की अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। वैसे ही इधर आएगा, इससे लिख लेता हूँ, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। हो गया, ये हो गया। एक बार फिर से देख लो। देखो, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई तो है 869 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। इसका उत्तरी कोणा है, जैसे उत्तरी कोणा, कोणा ही गांव है ना, उत्तरी कोणा है, वैसे कोणा ही गांव है। इसका दक्षिणी छोर है बोरकुंडा, वैसे बोरकुंडा वैसे बांसवाड़ा। पूर्वी छोर है सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील धौलपुर जिले में। इसका पश्चिमी भाग है कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर जिले में। इसकी अक्षांश स्थिति देखिए, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है। अब इन दोनों दूरियों का अंतर कितना हो गया? दोनों दूरियों का अंतर पूछ लेता है कभी कभार, 43 किलोमीटर। इन दोनों दूरियों का अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर। जैसे ये पूछ लेता है वैसे इनमें भी अंतर पूछ लेता है, अक्षांशीय विस्तार में अंतर। तो अक्षांशीय विस्तार में अंतर देख लो, यहाँ देख लो, अक्षांशीय विस्तार में अंतर ये कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। ये कितना है?
23 डिग्री 3 नहीं 30 है ये, ठीक है ना। जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये आ गया 9, 7 डिग्री 9 मिनट। उत्तरी अक्षांश है ना, अक्षांश का। ऐसे ही देशांतर के भी देख लें। चलो आगे देख, देशांतर का वैसे मैं आगे बता दूंगा पूरा ही अलग से। यह है 8 नंबर। देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ है 69 डिग्री 30 मिनट। जब इसका हम अंतर देखेंगे, अंतर आएगा 47 डिग्री 8 डिग्री 47 मिनट का ये अंतर है, पूर्वी देशांतर। आ गया समझ? जी हाँ। अब दो विशेष बात और हैं, इसको हम नोट लगा के बोल सकते हैं कि जैसे राजस्थान में किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति को हमें ज्ञात करना है तो वो मेड़ता से ज्ञात की जाती है। लिख लो, जैसे राजस्थान में किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति मेड़ता, जो कि नागौर जिले में है, ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार भारत की ओर देख लेते हैं साथ साथ, है ना। जबकि भारत में किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर से ज्ञात की जाती है। निरपेक्ष स्थिति नागपुर से ज्ञात की जाती है। अब आगे बात है राजस्थान की स्थलीय सीमा, जो हम पढ़ेंगे कल। आज यहीं तक करते हैं, कल से अगले जो भाग आएगा उसमें स्थलीय सीमा की बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक बन जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।